हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। बेटा आज आपने दंगल टेस्ट सीरीज में चौथा टेस्ट दिया है और इसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आज आपने अमाइन, बायोमोलिक्यूल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चंस हैं वो दयाल सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, शुरू करें। सबसे पहले आपके पास है कौन सी अभिक्रिया उत्पाद के साथ सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली मैच्ड विद द प्रोडक्ट। करेक्टली मैच पूछा है ना, तो देखें आइसोसाइनाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट रहेगा CH3NH2 प्लस HCOOH होगा बेटा, जबकि यहां पर प्रोडक्ट ये बना रखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो यही प्रोडक्ट बनता है, करेक्टली मैच हो गया। यहां पर जब आप यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसकी जगह कौन सा प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है, एल्डिहाइड। इसको जब आप यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसकी जगह आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, कीटोन। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो कौन सा आएगा, सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेंजीन में अगर आप नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे तो आपको यहां पर पहले क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का आपको रिडक्शन करना है। नाइट्रोबेंजीन का जब आप रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन बनेगा। ये कंपाउंड ए है आपके पास और ये कंपाउंड बी हो गया बेटा। ठीक है, एनिलीन का आपको क्या करना है, एसिटाइलेशन। और एनिलीन का जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटेनिलाइड। ये सी प्रोडक्ट बना एसिटेनिलाइड। इस एसिटेनिलाइड का आपको फिर नाइट्रेशन करना है। एसिटेनिलाइड का जब नाइट्रेशन करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और यहां पर आपसे मेजर प्रोडक्ट की डिमांड की गई है, प्रमुख उत्पाद पूछा गया है, तो पैरा पोजीशन पर आपको अप्रोच करना है। ये फाइनल आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा बेटा। तो ऐसा ऑप्शन आपके कहां दिया हुआ है, थर्ड में दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर होगी बेटा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 48 एंजाइम से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है। एंजाइम के स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाला है। देखें क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम आर नॉट करेक्ट। Enzyme catalyze chemical reactions by lowering the activation energy। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करके रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट का काम करता है। यह तो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखें, द एंजाइम दैट कैटलाइज hydrolysis of maltose into glucose is named as maltase। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज बनाना है तो एंजाइम जो यूज किया जाता है उसे माल्टेज कहते हैं। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंजाइम जो माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है तो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज ओज, ये गलत हो गया बेटा। यहां पर क्या आता है, एज आता है, ओज नहीं आता। ओज की जगह क्या आता है, एज। तो ये आपके इनकरेक्ट पूछा था। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। आपके पास आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। 49 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों को आप क्या कहने वाले हैं,
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, और इसमें सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स है उनको क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। एक रिएक्शन दी है, सबसे पहले आपको यहां पर इस प्रोसेस से क्या करना है? डाईएज़ोटाइजेशन करना है बेटा, और फिर इसे वाटर के साथ आप यूज करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? ठीक। और इसकी रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे तो बेंजीन बन जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? और जब हम, ये बी हो गया ना, और ये ए हो गया अपने पास, और बेंजीन को अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लेकर के सनलाइट लिया गया है, ये एक्सेस में है और ये लिया गया है, तो आप इसमें एडिशन रिएक्शन करेंगे और उस एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरह से BHC होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, या कहें आइसोसाइनाइड टेस्ट है। अनप्लीजेंट स्मेल का आपको एक प्रोडक्ट मिलता है NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट आ गया आपके पास X, और इसका आप क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। और जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो इसके रिडक्शन से आपको एक सेकेंडरी अमाइन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन। तो इस तरह का आंसर आपके पास कहां दिया हुआ है? थर्ड। बात समझ में आ गई? ठीक। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। किसके साथ रिएक्शन नहीं करता? ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, और क्या किसका फॉर्मेशन करता है? ऑक्सिन। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? पेंटा एसीटेट। तो यहां पूछा है डज नॉट, तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? थर्ड आंसर आ जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है। 53, गलत कथन आपको चेक करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चेक करना है बेटा। देखें, प्रोलीन इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तो। ग्लाइसिन इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। मायोसिन इज फाइब्रस प्रोटीन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। इंसुलिन इज फाइब्रस प्रोटीन, ये गलत है। इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके इनकरेक्ट पूछा था। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? फोर्थ। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च। स्टार्च से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को चेक करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, अमाइलोज इज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, स्टार्च में दो कंपोनेंट रहते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अमाइलोज कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च, ये भी करेक्ट है। अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, ये भी करेक्ट है। इट इज मींस स्टार्च, ठीक है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये इनकरेक्ट हो गया। स्टार्च जो है अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है बेटा। तो आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? फोर्थ। ठीक। 55, कौन सा यौगिक सकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या जरूरी है? आपके पास या तो
इस फॉर्मेट का एक अल्कोहल होना चाहिए जो ऑक्सीडाइज होकर के और इस तरह का कीटोन फॉर्मेशन या एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता हो। तो कंपाउंड में ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पर आप पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन एसीटोन है और यही अपने को ऑब्जर्वेशन मिल गई बेटा। दूसरा एसिटिक एसिड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। एसिटेमाइड एमाइड भी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। और मिथेनॉल इसमें भी ये टेस्ट नहीं होने वाला है। तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें टेस्ट आएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 56 प्यूरिन बेस, आपसे प्यूरिन बेस के बारे में बात की गई है। तो प्यूरिन बेस आपके पास दो है, एडेनिन गुआनिन, तो यहां उनमें से कौन सा दिया हुआ है? एडेनिन दिया हुआ है, ठीक है। 57 वह यौगिक जो टॉलन का परीक्षण देगा। टॉलन परीक्षण कौन देता है? टॉलन टेस्ट इसमें कौन देने वाले हैं ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और बट नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, परंतु आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, टॉलन टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं टॉलन टेस्ट नेगेटिव है और आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा आपका। फर्स्ट देखो ये भी दिया हुआ है ना, CH3CHO। तो इसके अंदर बात करें, इसके अंदर टॉलन टेस्ट पॉजिटिव है, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है बेटा। आपको टॉलन टेस्ट पॉजिटिव चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव चाहिए। इसके अंदर दोनों ही नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो ये टॉलन टेस्ट तो पॉजिटिव शो करेगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव शो करेगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास? फोर्थ आंसर आ जाएगा, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सही गए होंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और आपका नीट एग्जाम इसी तरह से आता है और सीएलसी आपके लिए इसी तरह से मेहनत करती रहेगी बेटा, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आने वाले पेपर्स में आप इसी तरह से देखेंगे। एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा, देखो पहले क्या दिया है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई और उसके बाद यहां एक रिएक्शन को सॉल्व करने का हिंट मिल रहा है। देखो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर अपन बात करें और ये जो हिंट दे रहा है, ये हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं वाई हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, अमाइन ग्रुप होगा, यहां पर अमाइन ग्रुप होगा बेटा। तो ये तो अमाइन नहीं है, ये भी अमाइन नहीं है, इस पे भी नहीं आएगा। थर्ड आंसर सीधे सीधा आ रहा है। कैसे? एक्स मेरे पास ये एक अमाइन है, इसका मैं डाइएजोटाइजेशन करूंगा, नहीं इसका मैं ब्रोमिनेशन करूंगा ना, ब्रोमिनेशन करूंगा तो मुझे इस तरह का ट्राइब्रोमो मिलेगा Y। फिर मैं इसका डाइएजोटाइजेशन करूंगा, N2Cl मिलेगा Z। और इस Z का अगर मैं इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से रिमूव हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। X क्या होगा इसमें? थर्ड आंसर। आंसर क्या आएगा बेटा? थर्ड, ठीक है। लैक्टोज किससे बनता है? लैक्टोज किससे बनता है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टोज में जो है दोनों के दोनों बीटा फॉर्मेट में होते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। 60 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको देखना है। तो स्क्रवी फोर्थ आंसर सीधा।
सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण का उपयोग किसमें विभेद करने के लिए किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। अब आपको देखना है सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा और किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, यहां पर अल्कोहल और फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके साथ भी रिएक्ट करता है और इसके साथ भी रिएक्ट करता है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आंसर आपका क्या चला गया बेटा? फोर्थ। एसिटिक एसिड के साथ बाइकार्बोनेट अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रिस्क एफरवेसेंस से CO2 रिलीज होती है और फिनॉल इस टेस्ट में न्यूट्रल रहता है। फोर्थ आंसर आ जाएगा। 62 सकारात्मक कार्बिल एमीन परीक्षण, ए पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट इज गिवन बाय। कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? किसको आइडेंटिफाई, किसको कंफर्म करने के लिए होता है? प्राइमरी अमाइन को कंफर्म करने के लिए होता है। वो प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी मैं अगर बात करूं तो आपके पास है एन मिथाइल इथेन अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है ये। एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये 3 डिग्री है, इसमें भी नहीं आएगा। 3,5 डाई मिथाइल एनिलीन, 1 2 3 4 5, ये 1 डिग्री है, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। बेंजेमाइड एमाइड है और एमाइड कार्बाइल अमाइन टेस्ट शो नहीं करता बेटा। तो इसमें भी नहीं होगा। आंसर क्या चला गया आपका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये जो है किसका प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? प्राइमरी, और प्राइमरी में भी बेस्ट वो जिसको आप इजीली SN2 रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहां पर ये प्राइमरी तो है, लेकिन इसका प्रिपरेशन करने के लिए तो अपने को ये लेना पड़ेगा। अब इसके लिए आप SN2 रिएक्शन नहीं कर सकते, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को आप गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसको प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि ये बड़ा इजीली SN2 रिएक्शन परफॉर्म करता है और उस प्रोसेस के थ्रू आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये 3 डिग्री है, ये यहां पर एक्चुअल में अपने पास H है बेटा। ठीक है, 2 डिग्री, 2 डिग्री है ये। और इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री है, तो यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा, तो आपके पास आंसर सेकंड आ जाएगा। 64 देखें, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच टेस्ट। फिनोलिक ग्रुप को आपको टेस्ट करना है, तो इनमें से कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है? प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। टोलेंट टेस्ट किसके लिए आपके पास? एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। थैलीन डाई टेस्ट फिनोल के लिए यूज होता है। थैलीन डाई टेस्ट फिनोल के लिए होता है। जब आप फिनोल की रिएक्शन फिनोप्थलीन आपको जो है थैलिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो फिनोप्थलीन बनता है जो कलरलेस है, और जैसे ही आप उसको बेसिक करते हैं वो जो है अपना कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में फिनोलिक ग्रुप के लिए पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। 65 दो स्टेटमेंट दिए, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेटा पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड से सारे कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। प्राइमरी है रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी है रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। ये जो रिएक्शन है अगर प्राइमरी है तो इसके साथ रिएक्शन होता है, और अगर सेकेंडरी है तो भी इसका रिएक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में, अब इसके बारे में है।
देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सोल्यूबल इन एक्वस NaOH। प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सोल्यूबल होगा, सेकेंडरी से थोड़ा सोल्यूबल होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इसका सोल्यूबल है, इसका इनसोल्यूबल है, इसका भी इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या गया आपके पास? थर्ड आंसर चला गया। ठीक है, 66 देखें, एक मैच द कॉलम आपको दिया है, उसमें ग्लूकोज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा ग्लूकोज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो ए में सेकंड आएगा। ठीक है, ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सैकरिक एसिड बनता है, तो बी में फोर्थ आएगा। ग्लूकोज की HI से रिएक्शन करवाते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन आता है, ये रहा नॉर्मल हेक्सेन, और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सिन बनता है। तो आंसर क्या चला गया बेटा आपके पास? थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर? आपको ये स्ट्रक्चर दे रखी है और ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं किसकी है? डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बेटा। अब आपको देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बिल्कुल करेक्ट है। यह दो अन्य चक्रीय संरचनाओं के साथ साम्यावस्था में रहेगा। विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद टू अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। जो डी ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल सही है। इसके अंदर आपके पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन है, ये भी सही है। कैन बी ऑक्सीडाइज टू ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन वाटर, गलत है बेटा। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलने वाला है। तो इनकरेक्ट पूछा था, आपका आंसर क्या आ गया? फोर्थ आंसर आ गया आपके पास। ठीक, इससे क्या ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा ना अपने को। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो मोनोकार्बोक्सिलिक हुआ ना ये, फोर्थ आंसर। फिर एक लिस्ट है, मैच द कॉलम आपको दिया गया है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ब्रोमीन वाटर टेस्ट विद प्रोपीन, प्रोपीन के साथ जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे तो ब्रोमीन का जो कलर है वो डिसअपीयर होगा, तो इसके अंदर आएगा आपका सेकंड, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपीयर्स, तो ए में सेकंड। ठीक, फिर सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट विद इथेनॉल, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल के साथ जब परफॉर्म किया जाता है तो रेड कलर अपीयर होता है, तो बी में थर्ड आना चाहिए। फेरिक क्लोराइड टेस्ट विद फिनॉल, फिनॉल के साथ है तो ये वायलेट कलर अपीयर होगा। और 2,4-DNP टेस्ट जब आप करेंगे एसीटोन के साथ तो येलो PPT बनेगा। तो आंसर क्या चला गया बेटा आपका? सेकंड। ठीक है, अब ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको दयाल सर डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम CLC टीम केमिस्ट्री। अब यहां से अपन दंगल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 से आइए देखते हैं। कंसिडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। आपको ग्रुप 14 एलिमेंट के ऑक्साइड दिए गए हैं और इनके अंदर अपने को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताने हैं। अपने को इनमें से सिर्फ कौन से? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आइए एक चीज याद रखना, इनके लिए मैं आपको बता देता हूं। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और जिंक, ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं और इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। इसके अलावा बात करूं तो Ga2O3 ये एम्फोटेरिक है, गैलियम का ऑक्साइड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ट्राई ऑक्साइड की बात कर रहा हूं यहाँ, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। डी ब्लॉक वालों की बात करें तो डी ब्लॉक वाले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन V2O5 एम्फोटेरिक है और Cr2O3+3 में होते हुए एम्फोटेरिक है।
क्लियर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक आ गया, टिन का लेड का एम्फोटेरिक आ गया, CO न्यूट्रल आ गया, और ये आपका फिर से एसिडिक आ गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो हैं, SnO2 और PbO2। इसके अलावा न्यूट्रल आपको कौन हो गया, CO हो जाता है, N2O हो जाता है, NO हो जाता है। इसके अलावा pH के बेस पे H2O को भी न्यूट्रल मान लिया जाता है, क्योंकि इसकी pH क्या होती है, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फ्लोरीन हैज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन, तो गलत है। फ्लोरीन से भी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है किसकी, क्लोरीन की। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किसकी होती है रे, क्लोरीन की होती है। तो पहला स्टेटमेंट अपना यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर बात करें, ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। लिथियम की जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अपने ग्रुप में सबसे कम है, तो बिल्कुल सही बात है ये। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया और ये पोलेनियम हो गया। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस ये होता है, लेकिन सबसे कम होती है ऑक्सीजन। ये बहुत स्मॉल साइज का होने की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्सन देता है, इस वजह से यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो अपना आंसर यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो आइए देखते बात करते हैं। ये आपके आगे थर्ड के और ये आपके आगे सेकंड के। तो थर्ड पीरियड से मोस्टली सेकंड पीरियड वालों की ज्यादा होती है। यहां पे बात करें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p2, और नाइट्रोजन का क्या होता है, 2p3। और वैसे भी Al2R चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। क्लियर। नेक्स्ट, यहां से आप ये भी देख सकते हैं सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन की है, एल्यूमिनियम से ज्यादा बोरोन की होती है। देखो आप इसको यूं भी सेट कर सकते हैं, जैसे बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया और ये नाइट्रोजन आ गया। आपको पता है एल्यूमिनियम से ज्यादा है बोरोन की और सिलिकॉन से ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की। बोरोन से ज्यादा कार्बन की होती है और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा निकल के कौन आ रहा है यहाँ, नाइट्रोजन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें ट्रू और फॉल्स देखना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीज। ये गलत स्टेटमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, अगर इनकी मैं बात करूं तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, सिलिकॉन की 1.8, जर्मेनियम 1.8, टिन 1.8 और ये आ जाएगी 1.9। तो पहले डिक्रीज होगी, फिर यहाँ सेम चलेगी ऑलमोस्ट, और फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या होता है, गलत साबित हो जाता है यहाँ पे। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ग्रुप 14 कंटेन नॉन मेटेलिक एज वेल एज मेटेलॉइड एलिमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो ये नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड्स हैं और ये मेटल्स हैं, तीनों वैरायटी है। हालांकि 12th क्लास में जो पी ब्लॉक दे रखा है सिलिकॉन को नॉन मेटल में ही 11th क्लास में जो पी ब्लॉक दे रखा है उसमें कार्बन और सिलिकॉन को नॉन मेटल माना गया है। जर्मेनियम को आपको क्या माना गया है, मेटलॉइड माना गया है। इन दोनों को क्या माना गया है, मेटल्स। तो आपको खास तौर से ध्यान रखना, ये सिलिकॉन ऑप्शन पे छोड़ देना। हालांकि ये मेटलॉइड प्रॉपर्टी रखता है, पर एनसीईआरटी को थोड़ा यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक।
देखो मेटल एंड नॉन मेटल और मेटेलॉइड, पी ब्लॉक के लिए तो ये बात सही है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये बात गलत है। डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स हैं, तो पहला स्टेटमेंट अपना यहाँ पे फॉल्स हो गया। नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन निकालने की होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो नॉन मेटल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स, बिल्कुल ये सही बात है। तो स्टेटमेंट आपका कौन सा हो गया? सेकंड सही हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया, तो थर्ड चला जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है तो याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी NS1 से ज्यादा होती है आपकी NP1 से ज्यादा होती है NS2, पेनिट्रेशन इफेक्ट लग जाता है यहाँ पे। फिर इससे ज्यादा होती है NP2 की, NP2 से ज्यादा आती है आपके NP4 की, NP4 से ज्यादा आ जाती है NP3 की। यहाँ पे अपना हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट लग जाता है। फिर NP5 की आ जाती है और सबसे ज्यादा NP6 की। तो यहाँ पे देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2p4, इसका आ गया 2p3, इसका आ गया 2s2, इसका आ गया 2p5 और इसका आ गया 2p1। तो इनमें से अगर देखें तो 2p1 की सबसे कम है, तो सबसे कम तो आएगी E की, E से ज्यादा S2 ये रहा, कौन है C से ज्यादा किसकी P2 इनमें है क्या? नहीं है। फिर P4 है ये रहा, तो फिर आएगा A, फिर A के बाद में B, P3 और फिर P5, तो ये कौन है D। तो अपना आ जाएगा ECABD, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग आर, अपने को यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स थेलियम, इंडिनियम, गैलियम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ी चीजें बातें जो हो गई वो डेटाबेस हो गई। तो यहाँ पे अगर जाएगा तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा बोरोन से बड़ा होता है गैलियम से बड़ा आएगा एल्यूमिनियम से बड़ा आएगा इंडिनियम से बड़ा आएगा थेलियम। तो यहाँ पे गड़बड़ आई। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप 16 की बात कर रहा है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल इसमें नीचे जाने पर EN लगातार कम होती है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी गलत है। ग्रुप 13 के अंदर है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, लेकिन ओनली अपन बात करें ना 6 पीरियड लास्ट एलिमेंट में थेलियम में +1 ज्यादा स्टेबल होती है +3 से, बाकी के अंदर +3 ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऐसे में आपका आंसर चला जाएगा कौन सा? थर्ड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 76। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव। देखो एफिनिटी की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उस समय कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो याद रखना बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर अपन बात करें कौन सी नाइट्रोजन हो गया, या इसके बाद में बात करें अपन सेकंड बी वाले ग्रुप की, और इनर्ट गैसेस। ये जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है कैसी? पॉजिटिव। ऐसे में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और बाकी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव, इसलिए उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है पॉजिटिव। जैसे यहां पर आओ बेरिलियम, तो अभी मैंने बताया बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसलिए एफिनिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेना भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए भी एफिनिटी कैसी आ गई? नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनाइन, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो उनके लिए एफिनिटी आ गई कैसी? नेगेटिव। फिर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एफिनिटी पॉजिटिव, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एफिनिटी पॉजिटिव। याद रखना इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है
तो एफिनिटी नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आती है तो एफिनिटी आ जाती है आपकी कैसी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया, ए बी सी। तो ए बी सी कौन सा चला जाएगा, थर्ड आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हेलोजन्स शो द फॉलोइंग। तो अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर नीचे जाने पर ब्रोमीन और आयोडीन कम हो जाएगी। अगर इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस देखना चाहे तो सबसे ज्यादा क्लोरीन होती है, फिर फ्लोरीन होती है, फिर उसके बाद में ब्रोमीन होती है और फिर आयोडीन होती है। ये एज इट सीक्वेंस होता है, एकदम सही एग्जैक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो, ये आपका पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए न्यूट्रल एटम एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड टू Al+3 बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। गैसेज है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, आइसोलेटेड गैसेज एटम, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। फिर दूसरा निकल गया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। और याद रखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज। ये आपकी है E1 क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al। E2 आपका क्या आ गया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al। और E3 आ गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al। ये याद रखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है। जैसे एक ही एटम से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो छोटा होता चला जाएगा, तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो E1 से बड़ा E2, E2 से बड़ा E2 से बड़ा E3। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडी ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी गई है, तो रेडियस का इंक्रीजिंग। तो याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जेड बढ़ता है तो साइज कम होती है। तो देखो आपको यहाँ पे कौन दिया है, क्लोरीन दिया है, कैल्शियम दिया है, पोटेशियम दिया है और ये सल्फाइड दिया है। आपको साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो देखो, इसका जेड कितना होता है 17, इसका जेड कितना है 20, इसका 19 और इसका आपका कितना आ जाएगा 16। तो मैंने बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जेड बढ़ता है तो साइज कम होती है। तो सबसे कम साइज तो हो गई कैल्शियम 2+, इससे बड़ा आ गया पोटेशियम, इससे बड़ा आ गया क्लोराइड और सबसे बड़ा कौन आ गया, सल्फाइड। तो अपना ये करेक्ट आंसर कौन सा जा रहा है, यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम। याद रखना, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। इसके नीचे कौन आता है, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, कार्बन के नीचे कौन आ गया, सिलिकॉन। याद रखना, ये लिथियम, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर ना देके अपने से आगे वाले ग्रुप में जो डायगोनल पे है उससे प्रॉपर्टी सिमिलर देते हैं। तो लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप देता है मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम देता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो ये रहा आंसर एल्यूमिनियम। और बोरॉन देता है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट, आईपीएसी सिंबल ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1। तो देखो 118 की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है 0 अगर आता है तो उसको बोला जाता है नील, अगर 1 आ गया तो अन, 2 आ गया तो बाई, 3 आ गया तो ट्राई, 4 आ गया तो टेट्रा, क्वाड, 5 आ गया तो पेंट, 6 आ गया तो हेक्स, 7 आ गया तो सेप्ट, 8 आ गया तो ऑक्ट, 9 आ गया तो इन। डबल एन है ये, इन। तो देखो ऑक्टियम, UUO, कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फिर से। तो देखो, अलोंग द पीरियड the chemical reactivity of the element gradually increase from group 1 to group 18।
ये कह रहा है L2R चलने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं। देखो याद रखना, मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग तरीके से देखी जाती है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग तरीके से देखी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अब मेटल्स की जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी से इन्वर्सली देख लेते हैं, और जब बात आती है किसकी, नॉन मेटल्स की, तो उनकी इलेक्ट्रॉन उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली देखे जाते हैं। तो ऐसे में ये बात सही नहीं है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप फर्स्ट में सारे मेटल्स हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्लियर। वाइल दैट ऑफ ग्रुप 17 में नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो याद रखना, एक तो इनर्ट गैस हटा दो, इनर्ट गैसेज। इसके अलावा आप इनर्ट गैसेज को हटा करके एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेज को हटा करके एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो देखो ये डी ब्लॉक आ गया, हटा दो, ये भी हटा दो, डी ब्लॉक का है। ये एफ ब्लॉक आ गया, हटा दो, ये आपका पी ब्लॉक का है, ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये आपका 3s1 से 3s2 स्टेबिलिटी की ओर जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्सोथर्मिक होगा। और मेरे को देखना है कैसा, एंडोथर्मिक। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन लेना एक्सोथर्मिक। याद रखना हेलोजनों के लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा नेगेटिव आती है। हाँ, सल्फाइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो एनाइन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच होगा रिपल्सन, तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। या आप यूं भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनाइन ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा यहाँ पे, फोर्थ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2p1, और बेरिलियम का क्या आता है 2s2। तो पेनिट्रेशन लगेगा यहाँ पर, 2s2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब बेरिलियम की ज्यादा होगी, गलत। फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात हो रही है, तो पहले आपका एल्यूमिनियम आता है फिर सिलिकॉन आता है। तो यहाँ देखो ये तो आ गया 2p1 और ये आ गया 2p2, तो सॉरी 3p1 और ये आ गया 3p2, तो 3p2 की ज्यादा होती है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखें, इधर आपको पहले भी कहा था NS1 से ज्यादा रहेगी NP1, NP1 से ज्यादा रहेगी NS2, फिर NP2, फिर NP4, फिर NP3, फिर NP5 और फिर NP6। तो ये भी आपका गलत हो गया। सही तो है, सिलिकॉन की ज्यादा, ये आपका सही हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, सेकंड से थर्ड पीरियड में गए, नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, गलत हो जाएगा। सोडियम और मैग्नीशियम, ये NS1 है और ये NP1 है, सॉरी NS2 है, मतलब ये तो 3s1 है और ये 3s2 है, और 3s1 से 3s2 की ज्यादा होती है, तो ये गलत हो गया। तो अपना कौन सा सही जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इससे पता चल रहा है, ये फर्स्ट एक है कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है, ये पोटेशियम है, और पोटेशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है, पानी में आप मिलाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाला है ये। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो देखो कार्बन के लिए 2.5 होती है, बोरॉन के लिए 2.0 होती है, फॉस्फोरस के लिए बात करें तो इसके लिए 2.1 होती है,
और कौन बच गया, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 1.8 होती है। आप ये भी कह सकते हैं बोरॉन है, कार्बन है, फिर सिलिकॉन है और फॉस्फोरस है। इधर जाते हैं तो En बढ़ती है, तो बोरॉन से ज्यादा कार्बन है और सिलिकॉन से ज्यादा कौन है, फॉस्फोरस है। अब बोरॉन और फॉस्फोरस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोरॉन और फॉस्फोरस में किसकी ज्यादा होती है, आपकी फॉस्फोरस की। तो सबसे कम तो आ गया सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज्यादा कार्बन। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर बोरॉन, फिर सिलिकॉन। थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एसिड हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। याद रखना ये आपके क्या है, ऑक्सी एसिड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड की जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सा, H3PO2, H3PO3 और H3PO5। यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के बाद में भी एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। बाकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली होता है, En के भी डायरेक्टली। तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा En क्लोरीन की, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिड हो गया फर्स्ट। फिर आ गया फर्स्ट, सबसे ज्यादा फर्स्ट है ये रहा, सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा, इसमें भी है फर्स्ट। फिर सेकंड आएगा तो सेकंड, हाँ तो ये आ गया फर्स्ट। सबसे कम थर्ड, फिर उससे ज्यादा सेकंड और सबसे ज्यादा फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑब्जर्व IP1, IP2, IP3 एंड IP4 फॉर एलिमेंट A, B, C एंड D। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी अबनॉर्मली इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो समझ लो वो इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकला है। तो उससे पहले की जितने भी IP की वैल्यूज हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए होंगी। तो देखो यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम सा चल रहा है। यहाँ पे भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ सडन यहाँ बड़ा जंप आया है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। यहाँ पे दूसरा ही जंप बढ़ा गया तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। लेकिन यहाँ देखो ये 3 सेम चले, फिर 25,000 अचानक से फोर्थ जंप बढ़ा है, मतलब ये 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। विच इज वीकेस्ट बेस। तो देखो S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग है और D और P वाले क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसके अलावा लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम भी वीक होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, तो इनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन आ जाएगा, KOH, फिर कौन आ जाएगा, NaOH, फिर कौन आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम आ जाएगा जिंक। ये तो एम्फोटेरिक नेचर तक रखता है। तो आपका कौन सा आंसर जाएगा, आपका फोर्थ। क्लियर। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आपके पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। इसी प्रकार आपको बस CLC के साथ जुड़े रहना है और सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। ओके, थैंक यू। जय CLC।